हाय मॉम, कैसी हो? फ़ोन पर विनी का बुझा बुझा स्वर ही प्रभा को आभास दे गया था कि बेटी का मूड ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। तू कैसी है? और नन्हे प्रिंस का क्या हाल है? अब तो खूब शैतानियां करने लग गया होगा। प्रभा ने यह सोचकर वार्तालाप सामान्य बनाए रखा ताकि विनी खुद ही सब कुछ उगल दे। वैसे भी प्रभा बेटी के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। कोई भी बात ज़्यादा देर पेट में दबाकर रखने से उसे कब्ज हो जाती थी। मम्मी जी आ रही हैं हमारे संग रहने। हमारे क्या विशेषते अपने पोते प्रिंस के साथ रहने। विनी की आवाज़ से लग रहा था उसका मुंह शायद अब भी फूला हुआ था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मॉम की उत्साहित प्रतिक्रिया विनी को दिल की बात कहने से रोक रही थी, लेकिन अब ज़्यादा देर खुद को रोके रखना उसके लिए संभव नहीं था। चूंकि वे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रिंस के साथ बिताना चाहती हैं, इसलिए उनका और सुमित का विशेष आग्रह है कि इस दौरान प्रिंस को क्रैच में न छोड़ा जाए। मैं और सुमित तो सवेरे ही अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और देर शाम लौटते हैं। पीछे इतना वक्त प्रिंस मम्मी जी के साथ बिताएगा तो क्या अच्छा ही तो है। दादी पोता एंजॉय करेंगे। विन्नी अब झुंझला उठी थी। आप समझ कर भी नासमझ बन रही हैं मॉम। आपको पता है मैं प्रिंस को लेकर हर दर्जे तक फिक्रमंद रहती हूँ। लगभग 10 क्रैच छान लेने के बाद मैंने यह क्रैच फाइनल किया था। भले ही घर से दूर है, और आपको यह भी पता है कि हाइजीन को लेकर मैं कितनी कॉन्शियस हूँ। मम्मी जी यह सब कहाँ कर पाएंगी? वे तो खुद अस्थमा की मरीज हैं। कहीं खांस खांस कर प्रिंस को बीमार ही न कर दें। बना तो सब कुछ बाई देगी, लेकिन एंटीसेप्टिक से हाथ धोकर उसे खिलाना पिलाना नहलाना। नहीं नहीं मॉम, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। प्रिंस ने अभी अभी बोलना सीखा है, और मैं नहीं चाहती कि वो कोई देहाती शब्द या एक्सेंट पकड़े। मम्मी जी तो महीना भर रह कर चली जाएंगी, पर मेरे लिए प्रिंस को वापस ट्रैक पर लाना मुश्किल हो जाएगा। तो तू क्या चाहती है? मेरे चाहने से कुछ होता है क्या? मैं तो प्रिंस का भला चाहती हूँ, और उसका भला इसी में है कि उसे मम्मी जी से ज़्यादा दूर रखा जाए। वे प्रिंस की ग्रैंड मदर हैं, जैसे मैं हूँ। प्लीज़ मॉम, खुद को उनसे कंपेयर मत कीजिए। कैसे न करूँ विन्नी? जब रिश्ता वही है, भावनाएं वही हैं, तो तुलना तो होगी ही ना। तेरी बातों ने मुझे तेरी दादी की याद दिला दी है। शायद तुझे भी कुछ याद आ जाए। दादी की याद से या फिर मॉम की बातों से विन्नी का अब और बात करने का मूड न रहा। ठीक है मॉम, फिर बात करेंगे, फ़ोन रखती हूँ। विन्नी से संपर्क कटा तो प्रभा का विगत से संपर्क जुड़ गया। जब विन्नी पैदा हुई थी तो उसके दादा दादी ने नाते रिश्तेदारों सहित पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाई थी। यह सब जानकर प्रभा फूली नहीं समाई थी। उस वक्त वह मायके में थी। सुमित के पहुंचने तक तो प्रभा के सास ससुर देवर आदि सभी पहुंच गए थे। सभी ने प्रभा और बच्चों को हाथों हाथ लिया था। प्रभा के ससुराल में वैसे भी लड़कियों का अभाव था, न सुमित की और न ही उसके मम्मी पापा की कोई बहन थी। खूब जश्न मना था। प्रभा को मानना पड़ा था कि कन्या जन्म को लेकर लोगों की सोच एक समान नहीं है। लड़की को जन्म लेते ही मार देना या तो बहुत ही पिछड़ी और छोटी जाति की सोच है, या फिर बहुत उच्च तबके के लोग भ्रूण परीक्षण करवाकर कन्या भ्रूण को गर्भ में ही खत्म करवा देते हैं। पर आम इंसान तो उसे दैवीय प्रसाद समझकर सहज स्वीकार करते हैं। प्रभा कामकाजी नहीं थी, पर न्यूक्लियर फैमिली में गृहिणी की सारी जिम्मेदारियां पूरी करते करते उससे कभी कभी विन्नी की अवहेलना हो ही जाती थी। कभी वह नहा रही होती तो अकेली खेलती विन्नी गिर जाती और चोट लगा लेती। दादा दादी जब आते और उन्हें यह सब पता लगता तो प्रभा और सुमित पर नाराज होते। उनके रहते प्रभा का कार्यभार तो बढ़ जाता, पर विन्नी को लेकर वह एकदम निश्चिंत हो जाती थी। उसे नहलाने खिलाने पिलाने सुलाने साथ खेलने जैसे समस्त जिम्मेदारियां दादा दादी खुशी खुशी ओढ़ लेते। यहाँ तक कि सुमित भी उनसे नाराजगी जताने लगता कि लगता ही नहीं वे अपने बेटे से मिलने आए हैं। ऐसा लगता है सिर्फ अपनी पोती से मिलने आए हैं। पर प्रभा की सास हंसते हुए बेटे को बताती कि बड़े बूढ़े ऐसे ही नहीं कह गए हैं कि मूल से सूद हमेशा प्यारा होता है। ससुर जी गुजर गए तो गांव की पुश्तैनी दुकान समेटकर सुमित मां जी को हमेशा के लिए साथ ले आए थे। दादी हमेशा के लिए साथ क्या रहने आ गई। विन्नी की तो मानो खजाना हाथ लग गया था। चौबीसों घंटे वह उनके साथ रहती। खाना नहाना घूमना कोई काम उसका दादी के बिना पूरा नहीं हो पाता था।
कितनी ही बार वह सोते हुए उनका बिस्तर गीला कर देती, पर वे उसे कुछ कहना तो दूर प्रभा को भी नहीं बताती थी। चुपचाप चादर धोकर गद्दा धूप में डाल आती। प्रभा देखती तो नाराज होती, पर वे उसे मना लेती। तुझे और भी ढेरों काम है, क्या हुआ जो मैंने धो डाली? और विन्नी पर भी नाराज मत हुआ कर, थोड़ी और बड़ी होगी तो अपने आप आदत छूट जाएगी। विन्नी की फरमाइशें पूरी करते करते मांझी की अपनी पूजा पाठ तो धरी रह जाती। दोपहर में थोड़ा सुस्ताने लगती तो विन्नी अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से दादी की आंखें चौड़ी करके पूछती, दादी आप सो गई क्या, गेम नहीं खेलेंगी? मांझी बेचारी आंखें मलती जवाहियाँ लेती उठ बैठती, अपने लोहे की बक्स से चौपड़ निकालकर बिछाती और विन्नी खुशी खुशी उनकी नकल करते हुए कौड़ियाँ चलाने लगती। अधकच्ची नींद से उठाए जाने पर उन्हें ऊँघते देख प्रभा को उन पर दया आती। वह विन्नी को जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाने लगती तो विन्नी दहाड़े मार मार कर वहीं पसर जाती। रहने दे से यहीं, नींद तो अब वैसे भी नहीं आएगी, चाय बना दे। मांझी चाय स्टील के गिलास में पीती। विन्नी के लिए अंदर की चाय के बजाय स्टील का गिलास ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होता था। उसकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर प्रभा वैसे ही स्टील के गिलास में दूध भरकर मांझी के साथ साथ उसे भी पकड़ा देती थी। ज़्यादा गर्म न होने के बावजूद विन्नी भी दादी की नकल करते हुए फूंक मार मार कर सुड़क सुड़क कर सारा दूध खत्म कर देती थी। एक दिन सुमित ने उसे ऐसे दूध पीते देख लिया तो डांट लगाती थी, यह क्या सुड़ सुड़ करके दूध पी रही हो विन्नी, तमीज से पियो। अगले ही दिन प्रभा ने नोटिस किया था, मांझी न केवल खुद बिना आवाज़ किए चाय पी रही थी बल्कि विन्नी को भी ऐसा ही करने के लिए समझा रही थी। प्रभा की आंखें झलक उठी थी। जब विन्नी का रिश्ता तय हुआ तब उसकी सास को देखकर प्रभा को अनायास ही अपनी सास याद आ गई थी। वैसी ही सीधे पल्ले की साड़ी, तेल डालकर कसी हुई चोटी, मांग में ढेर सारा सिंदूर, बहुत आधुनिक तो प्रभा भी नहीं थी, पर सलवार कमीज या फिर उल्टे पल्ले की साड़ी, हील वाले सैंडल, खूबसूरत से हेयर कट और संतुलित देह यष्टि में अपनी उम्र से काफ़ी कम नजर आती थी। फिर बड़े शहर की संभ्रांत कॉलोनी में बरसों से रहते उनकी चाल ढाल बातचीत में भी एक नफासत सी आ गई थी। जैसे जैसे प्रभा विन्नी की सास के और ज़्यादा संपर्क में आती गई वैसे वैसे वे उसे न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक व्यक्तित्व से भी अपनी सास के समक्ष नज़र आने लगी। वैसा ही सरल और सहज स्वभाव जो कुछ उनके मुंह पर होता वही अंदर मन में भी, हर किसी के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेना, आत्मीय संबंध बना लेना, कहीं कोई बनावट और दोगलापन नहीं। प्रभा जितना उन्हें जानती गई उतना ही उनसे आत्मीय होती चली गई। प्रभा अक्सर उन्हें देखने और मिलने के बाद विन्नी को उसकी दादी की बातें याद दिलाया करती थी, छुटपन की बातें, जब वह दादी के साथ पास वाले मंदिर जाया करती थी। बहुत धार्मिक और नियम आचरण का पालन करने वाली मांझी को प्रभा ने अक्सर नन्ही विन्नी के सामने आत्मसमर्पण करते देखा था। अपने घुटने टेकने की गाथा वे खुद मंदिर से लौटकर मजे ले लेकर सुनाती थी। तेरी यह बेटी तो मेरा धर्म भ्रष्ट करके रहेगी, नहला धुलाकर इसे घर से ले जाती हूँ और यह वहाँ मंदिर के बाहर पड़ी चप्पलों से खेलती रहती है। सारी चप्पलें इकट्ठी करके जोड़े बनाकर उन्हें छोटे से बड़े के क्रम में लाइन से जमाती रहती है। जब भूख प्यास लगती है तो जाने कब अंदर आकर उन्हीं गंदे हाथों से भगवान के सामने चढ़ा हुआ प्रसाद उठाकर खा लेती है। पंचामृत के लोटे से मुंह लगाकर सारा पानी पी जाती है। आज तो इसने हद ही कर दी। बाहर ही गुब्बारे वाला आया तो उसने गुब्बारा ले लिया। उसने पैसे मांगे तो अंदर जाकर भगवान के सामने चढ़े पैसे उठाकर ले जाने लगी। पंडित जी ने रोकना चाहा तो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। आखिर पंडित जी ने ही गुब्बारे के पैसे चुकाए और इसे चुप कराया। कीर्तन करने आई सारी औरतें हंस रही थी। कल से आप इसे मत ले जाइए माँ जी, प्रभा इससे ज़्यादा क्या कहती। वाह, क्यों न ले जाऊं? मैंने पंडित जी को समझा दिया कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। समझ लो कृष्ण कन्हैया खुद रूप धरकर आए हैं। और तुझे क्या लगता है यह मुझे अकेले मंदिर जाने देगी? अब इस उम्र में इसके बहाने मंदिर भी न जाऊं। प्रभा बेचारी मुंह ताकती रह जाती। माँ जी की चित भी मेरी पट भी मेरी के सामने वह हमेशा ही निरुत्तर हो जाती। माँ जी को याद करती प्रभा को अचानक विन्नी की भाषा और एक्सेंट वाली बात याद आ गई। विन्नी शायद भूल गई है कि उसके साथ रहते रहते माँ जी भी बलून, शूज़, बैग, बॉटल, प्लीज़ जैसे शब्द बोलने लग गई थी। तब मंदिर की औरतें उन्हें यह कहकर छेड़ती कि पोती के साथ साथ दादी भी अंग्रेज हो गई है।
प्रभा को अफसोस था कि दादी पोती का यह सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया था। विन्नी जब 7-8 बरस की थी तभी मांझी चल बसी थी, पर विन्नी के साथ अपने अल्प प्रवास में ही वे उसके कोमल मन मस्तिष्क पर ढेरों मीठी यादें हमेशा हमेशा के लिए अंकित कर गई। उनके इस सुमधुर रिश्ते के बीच प्रभा केवल एक बार ही आने का साहस कर पाई थी। आज भी उस दिन को याद कर प्रभा की आंखें भर आती हैं। कैसे वह खुद को इतना मजबूत बना गई थी। मांझी हमेशा अपना खाना थाली में खुद लगाकर अपने कमरे में ले जाकर भगवान को भोग लगाकर खाती थी। विनी उनके साथ उनकी थाली में से ही खाती थी। पहले मांझी खुद खिलाती थी, बाद में वह अपने आप खाने लगी थी। यदि उसे कभी कुछ अलग भी खाना होता था, जैसे मैगी, बर्गर आदि, तो उसे भी वह मांझी की थाली में रख कर ही खाना पसंद करती थी। उस दिन प्रभा ने चिकन बनाया था। शुद्ध शाकाहारी मांझी के लिए अलग सब्जी बनाई थी। वे अपनी थाली लेकर कमरे में चली गई। प्रभा और सुमित विन्नी को लेकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे थे। विन्नी को चिकन बेहद पसंद था, पर इससे पहले जब भी बना था या तो मांझी घर पर नहीं थी या प्रभा ने उसे पहले ही खिलाकर सुला दिया था। मांझी को थाली कमरे में ले जाते देखते ही विन्नी अपनी चिकन की प्लेट उठाकर दादी के पीछे भागी। प्रभा और सुमित कुछ समझ पाते इससे पहले वे मांझी के पास धम से जमीन पर बैठ गई और अपनी प्लेट उनकी थाली में रखने लगी थी। मांझी ना करती पीछे हटे जा रही थी। प्रभा ने लपक कर विन्नी से प्लेट छीन ली और उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। किसी को ज़्यादा सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। मांझी मानो कोई शौक से उबरने का प्रयास कर रही थी, पर जल्दी ही उन्होंने खुद को संभाल लिया था। मार मत बहू से, वो वह ना समझ है, खा लेने दे, मैं बाद में दूसरी थाली लगा लूँगी। नहीं मांझी, अब और नहीं। पहले ही उसकी हर जायज़ नाजायज़ मांग मान कर आपने उसे बहुत जिद्दी और हठी बना दिया है। उसे समझ नहीं है, इसलिए तो उसे सही और गलत में भेद समझाना हमारा फ़र्ज है। प्रभा मचलती हुई विन्नी और उसकी प्लेट को ज़बरदस्ती उठाकर ले गई थी। नादान विन्नी तो शायद इतना ही समझ पाई थी कि उसे भविष्य में यदि चिकन खाना है तो मम्मी पापा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना होगा। लेकिन मांझी समझ गई थी कि बढ़ती हुई विन्नी के सुखद भविष्य के लिए उन्हें उसकी हर उचित अनुचित जिद को मानना छोड़ना होगा। मन ही मन वे खुद को प्रभा की गुनहगार और शुक्रगुजार समझ रही थी। गुनहगार इसलिए कि विन्नी को इस हद तक जिद्दी बनाने के लिए वे उत्तरदायी थी, और शुक्रगुजार इसलिए कि प्रभा ने समय रहते स्थिति संभाल ली थी। मांझी ने मन ही मन निश्चय किया कि विन्नी के अच्छे भविष्य के लिए वे भी उसके मम्मी पापा की तरह अपने लाड प्यार पर काबू रखेंगी। उनका यह इरादा शीघ्र ही नज़र भी आने लगा था। विन्नी ने स्कूल जाना आरंभ किया तो आम बच्चों की तरह न जाने के लिए खूब रोती मचलती। मांझी उस वक्त जानबूझकर अपने कमरे के किवाड़ बंद कर जोर जोर से माला जपने लग जाती थी। कुछ दिनों तक तो रोती विन्नी आशा भरी नज़रों से बंद किवाड़ ताकती रही। फिर मम्मी पापा की प्यार भरी समझाइश और दादी के तटस्थ रवैये से खुद ही खुशी खुशी तैयार होने लगी। प्रभा समझती थी कि उनकी ही तरह मांझी को भी अपना दिल कितना कड़ा करना होगा, शायद उनसे भी ज़्यादा। अभी तक वह उनके निश्चल प्यार से अभिभूत थी, पर अब उनके आत्म संयम और समर्पण से वह उनके सम्मुख नतमस्तक हो गई थी। विन्नी आज इतनी सफल और सुशिक्षित होने के साथ साथ इतनी संस्कारी भी है, तो यह उसकी दादी का ही पुण्य प्रताप और आशीर्वाद है। विन्नी की सास और उनकी नाती प्रिंस का प्यार भी ऐसा ही कुछ रंग लाएगा, ऐसा प्रभा सोचती थी। पर विन्नी ट्रिन ट्रिन की आवाज़ से प्रभा की विचार श्रृंखला भंग हुई। विन्नी का फ़ोन था। सॉरी मॉम, लगता है मेरी ही सोच गलत थी। कल आपसे बात करने के बाद बहुत अनमनी हो गई थी। बार बार दादी की स्मृतियाँ दिमाग में कौंधती रही। यदि आप भी मेरी तरह पूर्वाग्रह से ग्रसित होती तो न केवल मैं दादी के प्यार से वंचित रह जाती, बल्कि सफलता के इस मुकाम तक भी न पहुंच पाती। विन्नी की आत्म स्वीकृति से प्रभा के चेहरे पर एक नई आभा जगमगा उठी थी। विन्नी के एक ही निर्णय ने कई बिगड़ते रिश्तों को अपना लिया था।